जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉपिक 7 और टॉपिक का नाम है समाकलन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल्स। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चे 12th में हैं, इस बार एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, समाकलन कैलकुलस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। अगर आपका अच्छे से डिफरेंशिएशन क्लियर है, अवकलन क्लियर है, तो आप समाकलन को बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्चुअल में इंटीग्रल साइन क्या होती है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसी से को रिलेट करके हम इसके सारे फार्मूलों को आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आप इजी तरीके से इसके सारे फार्मूले को लर्न कर सकें। और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपका PYQ, जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और राजू क्वेश्चन बैंक्स से ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, कंप्लीट क्वेश्चन को आप टच कर सकें, तो उसके लिए आप वीडियो के अंत में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आप परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए, एक बार अगर आप लोग चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार जरूर चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट। देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पहला ही कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को, प्यारे बच्चों, हम लोग डिनोट करते हैं इससे। ये आपका होता है साइन डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे अगर कोई एक फंक्शन लिखा है fx, तो यानी fx का आप x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं। लेकिन हम लोग जब इंटीग्रल साइन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन की साइन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए fx, इसको आप डिनोट करते हैं। अगर x के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका ए इनवर्स प्रोसेस हो गया। ये इसका क्या हो गया? इनवर्स प्रोसेस हो गया। ठीक, ये इसका इनवर्स प्रोसेस हो गया। ठीक, विपरीत क्रिया हो गई। ठीक, तो अब एक चीज आपको एक क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन की साइन ए होती है, इसको हम लोग बोलते हैं समाकलन चिन्ह। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं अवकलन चिन्ह। ठीक, तो आइए अब हम एक एक पॉइंट को, क्योंकि आपको PDF के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन कैपिटल fx है, इसको आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू आ गई स्मॉल fx, और इसका जो x की वैल्यू है वो i अर्थात इंटीजर है। तो अभी देखिए, अगर मान लीजिए इसमें एक कांस्टेंट आप c जोड़ दिए, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू आपकी fx आएगी। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से लिख सकते हैं, प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन आपने देखा है कि मान लिया है ये है fx, और एक कांस्टेंट का आप जानते हैं 0, तो आप इसको लिख सकते हैं fx। ठीक, तो इसका मतलब अब यहां पे देखिए, यदि fx दिया हो तो fx प्लस c ज्ञात करने की क्रिया को समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर आपका fx दिया है, यानी fx की वैल्यू आपको गिवन है, जैसे आप जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x, और उसमें एक कांस्टेंट हम लोग कैपिटल C जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, तो अब यही कह रहा है, यदि fx दिया हो तो fx प्लस c ज्ञात करने की क्रिया को समाकलन करना कहते हैं। इस क्रिया को इसके द्वारा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए, इंटीग्रेशन साइन है, fx dx बराबर कैपिटल fx प्लस c के रूप में लिखते हैं। fx dx को समाकलन इंटीग्रल्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन अर्थात इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग इंटीग्रल्स कहते हैं। मोटा मोटा क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमने, अगर मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाएं, जैसे आप जानते हैं प्यारे बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। अगर आप यहां पे लिखें tan x प्लस कैपिटल C, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप कहेंगे सर sec स्क्वायर x। ठीक, अब इधर देखिए, आप देख रहे हैं कि जो इसका आउटपुट है सेम है,
अब इसी चीज को हम लोग दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड में इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। तो क्या होगा, यही हो जाएगा आपका tan x प्लस सी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, सभी लोग क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलिए अब इसी पे कुछ बेस्ट फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शार्ट काट में चीज़ों को हम लोग बताते हैं, मतलब कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ों को लेके आपके बीच में उपस्थित होते हैं, जो कि हम लोग डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको बुक परचेज करना पड़ेगा। तो आइए, करा कुछ फलनों के अवकलन निम्नलिखित हैं, उनके संगत समाकलन उनके साथ दिया गया है। ये देखिए अवकलन है, डेरिवेटिव्स, ये लिखा है समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसका इंटीग्रल्स। अगर कह रहा है x की पावर n+1 अपान n+1, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है x की पावर n। अब इसी का उल्टा करेंगे, यानी इसको लिखेंगे x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में अगर आप समाकलन निकालते हैं तो जो यहाँ पे एक डेरिवेटिव जिसका था यही इसकी वैल्यू आती है, x की पावर n+1 अपान n+1। बस इसमें एक नया चीज कैपिटल सी क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं समाकलन स्थिरांक, समाकलन या इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। ठीक, चलिए अब यहां पे कह रहा है कि जब n बराबर 0 आप पुट कर देंगे तो ये x बचेगा आपका, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है 1, यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1 का समाकलन क्या होगा x प्लस सी। एक कैपिटल सी लगाना न भूलिएगा, अगर आप कैपिटल सी लगाना भूल गए तो आप इस तरफ से माना जाएगा कि एक क्वेश्चन आपने कंप्लीटली रॉन्ग कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन कंप्लीटली आप रॉन्ग कर दिए। एग्जामिनर हो सकता है आपको, जो आपका बोर्ड में आपका मार्किंग कर रहा है, हो सकता है आपको 0 नंबर दे दे। इसलिए ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप किसी भी क्वेश्चन को इंडेफिनिट में, अनिश्चित समाकलन में आप लगाना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए सेकंड फार्मूला क्या कह रहा है कि sin x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos x होता है, तो इसका उल्टा यानी cos x dx बराबर क्या हो जाएगा sin x प्लस सी। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, sin x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x dx का माइनस cos x प्लस सी। इस सारे फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे tan x प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप sec x का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे sec x प्लस सी। माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा माइनस को cot x, इस बात को ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन साइन यानी डी बाई डी एक्स आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, अब जैसे इसी में आप देखिए कुछ चीजें, जैसे आप इसका जानते हैं क्या, जैसे आप जानते हैं कि ए, ठीक, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब इसी को जैसे आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप कहेंगे कि सर cos इनवर्स x प्लस सी। अगर माइनस को उधर भेज दें तो आप कहेंगे डी एक्स अपान अंडर रूट, यहाँ पे 1 माइनस लिखा है, चलिए ए लिखा है 1 माइनस, ए लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स प्लस सी, या सी डैश कर दीजिए। ठीक, तो यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का cos इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, उम्मीद करते हैं यहां तक सारे लोग क्लियर है।
अब इसमें में हम लोग इसके कुछ आगे के नेक्स्ट फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब इसके नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले को आप कैसे याद करेंगे? जब भी फार्मूला याद करना रहेगा तो आप इसका डिफरेंशिएशन दिमाग में पहले से आपको याद है, उसको बस इंटीग्रेशन के मतलब उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी कर दीजिएगा, बस सिंपल सी बात। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट आगे के फार्मूले के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आइए जो आपका अगला फार्मूला है ये कह रहा है कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी कि इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। या कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? या इसी चीज को आप से भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो आप कहेंगे कि सर माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स एक्स का किसी किसी किताब में मॉड लगाया रहता है, तो आप मॉड भी लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod ऑफ एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी √x स्क्वायर माइनस 1। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x या मॉड ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस से। क्या हो जाएगा आपका? सेक इनवर्स एक्स प्लस से। अब यहां पे देखिए माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स लिखा है। क्या? माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स है। तो अब माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसके इंटीग्रेशन की बात करें यानी 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस से। ddx ऑफ e की पावर x का क्या हो जाएगा? e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस सी। ये बड़ा, इसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होता है, बस एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक कांस्टेंट जो आप ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए a की पावर x अपॉन लॉग a बेस c, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि a की पावर x होता है। तो अगर आप a की पावर x का इंटीग्रेशन की बात करें तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग दे देंगे। तो a की पावर x अपॉन लॉग a बेस c अपॉन लॉग a बेस c। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ही आप लिखेंगे a की पावर x अपॉन लॉग a बेस c। अब जिसे log x बेस c, log x टू द बेस e का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod ऑफ x प्लस बेस c प्लस c, log mod ऑफ x बेस c प्लस सी। ठीक, तो ये फार्मूले जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको फार्मूलों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको आते रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अगर फार्मूले नहीं आएंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक बातों को समझ रहे हैं। ठीक, चलिए आइए अब देखिए समाकलन के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स। इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इस प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकलन तथा समाकलन की क्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक, यानी कि इनवर्स होती है, अपोजिट होती है, अपोजिट भी बोल सकते हैं। अगर किसी फंक्शन का पहले आपने इंटीग्रेशन किया, उसके बाद अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उस फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली समाकलन का पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन को सबसे पहले आपने इंटीग्रेट किया, अर्थात सबसे पहले आपने उसको समाकलन किया,
किसी भी फलन का पहले सबसे पहले आपने उसका समाकलन किया, उसके बाद उसका आप अवकलन करेंगे तो उसके जो फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर रत्ती भर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अब इसको हम लोग समझते हैं क्यों नहीं पड़ता है। ये क्यों का जो रीजन है वाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे ये लिखा है डी बाई डी एक्स, ठीक, ये लिखा है आपका यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सपोज करिए कि इसके इंटीग्रेशन को आपने डिनोट कर दिया, मतलब इसके साइन को आपने डिनोट कर दिया, मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट हमने लगा दिया, ठीक। अब इसके आगे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी। अब देखिए आपने इसके इंटीग्रेशन को ये डिनोट किया है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही फंक्शन हो जाएगा, और जो एक कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या आ गया, वही फंक्शन, ठीक। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किसी फंक्शन को सबसे पहले अगर आपने इंटीग्रेट किया, उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उस फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही फंक्शन ही आपका आंसर है। अब इससे हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं बोर्ड में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब एक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानेगा तो सबसे पहले वो इंटीग्रेट करेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेगा, पता चलेगा वही फंक्शन आ रहा है। अब उसमें उसका टाइम लॉस हुआ, ठीक। आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये सब सारी चीज़ें, यही सब कॉन्सेप्चुअल पे आपके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए तो थोड़ा सा समझिएगा, क्या, अगर फंक्शन को सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट किया और उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको हमने डिनोट कर दिया एफ डैश एक्स। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वही तो फंक्शन आएगा, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, जहां पे सी क्या है, आपका समाकलन स्थिरांक है। तो हम लोगों ने यहां पे कॉन्सेप्ट ये समझा कि अगर किसी फंक्शन को बाद में आप डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट पहले करते हैं, समाकलन पहले करते हैं, तो उस फंक्शन पे कोई कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी फंक्शन को सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद आपने इंटीग्रेट किया, तो वही फंक्शन तो रहेगा, लेकिन उसमें एक नया कांस्टेंट जुड़ जाएगा। यही दोनों में बहुत माइन्यूट बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं दूसरा, करा वी समाकलन अवकलन मतलब सेम इक्वल हो, वे सभी एक ही वक्रों के परिवार के सदस्य होते हैं, अतः उन्हें समतुल्य समाकलन कहते हैं। ये कह रहा है कि ऐसे फंक्शंस जिसको आपने इंटीग्रेट किया और सबका इंटीग्रेशन समान अगर आता है, एक ही आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स प्लस 4, साइन एक्स प्लस 5, साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 3, तो ये क्या होगा, ये एक ही कर्व पे लाइक करने वाले क्या होंगे, कर्व होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य या इक्विवेलेंट इंटीग्रेशंस, ठीक। चलिए अब प्यारे बच्चों यहां पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स में, अगर हम प्रॉपर्टीज सी की बात करें, कह रहा है एक फंक्शन एफ एक्स लिखा है और एक फंक्शन जी एक्स लिखा है। सबसे पहले आपके इसके बीच में लिखा है प्लस, और इसके बाद आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों को जोड़ के उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए दोनों फंक्शन आपस में ऐड होके एक नया फंक्शन नहीं बनते हैं, तब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि एफ एक्स डी एक्स प्लस आप यहां पर लिख सकते हैं एफ एक्स जी एक्स। अब जिसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम यहां पे एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा है एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये अलग फंक्शन है,
इस साइन एक्स क्या है, एक अलग अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये दोनों आपस में, ए प्लस का मतलब क्या है, दोनों को आप जोड़ तो रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग वैरायटी के होने के नाते एक नया फंक्शन नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तब अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे साइन 2 साइन एक्स लिखा रहता तो आप लिख देते 3 साइन एक्स। अब एक कर्व हो गया, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यही बात होगी जो इनको अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, अलग अलग इनको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। इसके बाद एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा प्लस का सी। ठीक, तो इसमें हम लोग चूंकि प्यारे बच्चों नहीं लिखा है तब भी आप एक कांस्टेंट सब में जुड़ेगा, एक कांस्टेंट तो सब में ही रहेगा। ठीक, यहां तक आप समझ पाए। चलिए आइए अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि इसमें डी दिया है। कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन में, कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, इसमें अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किए हैं उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। अब फिर उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में आपसे, अगर मैं ये कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स डी एक्स, तो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स को इंटीग्रेट करना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स को ही इंटीग्रेट करना है। और इसके बाद इसमें एक क्या कर देंगे, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैपिटल सी को आप ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए कई सारे फंक्शंस दिया है, इसका सामान्य प्रॉपर्टी हो जाती है, जनरल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, समान गुणधर्म। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन f1x है, एक f2x है, डॉट fnx है, इसमें k1 का मल्टीप्लाई किया गया k2 का, डॉट इसमें kn का। तो इसका मतलब क्या है, आप यहां से k1 बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ f1x, इसमें k2 का मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेशन ऑफ f2x, इसमें k3 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ f3x, और आप यहां पे लिख सकते हैं kn इंटीग्रेशन ऑफ fnx। ठीक, जैसे अगर हम लोग इसी को उदाहरण के माध्यम से समझे, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स dx। तो आप इसको देखिए, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 कॉस एक्स। अब ये देखिए 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। ठीक, तो आप यहां पे देख रहे हैं 2 टाइम्स साइन एक्स डी एक्स प्लस 3 टाइम्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, चलिए जहां पे आपको कह रहा है प्यारे बच्चों k1 k2 k डॉट kn, ये अचर कांस्टेंट है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं या वल्लिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या वल्ली कांस्टेंट बोल सकते हैं। चलिए अब एक कह रहा है अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। चलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। एक कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है और इसको आपने मान लिया कैपिटल वाई, तो समीकरण y बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी एक वक्र परिवार को निरूपित करता है, एक कर्व फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जहां कैपिटल सी के भिन्न भिन्न मानों के लिए वक्र
प्राप्त होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न वक्र, भिन्न भिन्न कर्व प्राप्त होते हैं। ये वक्र परिवार के सदस्य को आपस को अपने समांतर हटाने से मिलते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने इंटीग्रेट किया x dx, तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया। अब इसी को हमने एक नाम दे दिया, आप सपोज करो y। तो अब यहाँ पे देखिए y बराबर आपका लिखा है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसमें देखिए अगर c बराबर आपने 0 पुट किया तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब दूसरा, अगर आपने c बराबर इसमें 1 पुट किया तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अगर आपने तीसरा इसमें c बराबर 2 पुट किया तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। ठीक, अब देखिए इस सारे जो कर्व हैं ये कहां से पास आउट होगा, आप कहोगे सर ओरिजिन से पास आउट होगा। ठीक, अब इधर देखिए ये वाला कर्व कहां से पास आउट होगा, अब इस पॉइंट से पास आउट होगा, ये 0,1। ठीक, ये वाला कर्व कहां से पास आउट होगा, आप कहोगे सर अब ये 2 से पास आउट होगा, कुछ इस टाइप का। अब ये देखिए सारे कर्व एक दूसरे के यहाँ पे, ये देखिए ये सारे कर्व एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे देखिए एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, तो लग रहा है एक ही फैमिली के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। तो यही कह रहा है कि अगर कोई एक फंक्शन fx है और इसका इंटीग्रेशन आपने कैपिटल fx प्लस सी लिखा, अब c को अलग अलग वैल्यू देंगे तो ये जो कर्व होगा एक ही फैमिली को, कुछ इस टाइप की फैमिली को और एक ही के पैरेलल मतलब समांतर आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लेकर x dx को हमने इंटीग्रेट किया, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि उसकी जो पावर होती है, अभी हमने पहले ही देखा, कुछ समय पहले हमने उसके कॉन्सेप्ट को देखा, जनरल कॉन्सेप्ट को देखा। उसी जनरल कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज करके हमने x dx का इंटीग्रेशन निकाला एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस एक नया कांस्टेंट कैपिटल C लिख दिया। अब कैपिटल C को भिन्न भिन्न वैल्यू देंगे तो आपको अलग अलग कर्व मिलेंगे, लेकिन एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल ही रहेंगे। आप किसी भी पॉइंट पे कोई अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो एक दूसरे के क्या रहेंगे, ये सब पैरेलल ही आएंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये कह रहा है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते। जैसे हमने कहा tan x को आप डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर पाएंगे। जैसे हमने कहा आपको कि tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे हमने लिखा log x इंटू 1/x dx, आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ऐसे इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चों एक मेथड इजाद की गई है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन समाकलन, अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा ऐसे फंक्शनों का समाकलन निकालना। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनों का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन निकालना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये कह रहा है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन लिखा है स्मॉल fx और इसको x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। x जो है वो gt का फंक्शन है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, g डैश t इंटू डी टी। तो आप यहां से लिख सकते हैं f gt इंटू जी डैश टी डी टी। तो अब यहाँ पे a क्या है, fx dx के इक्वल है। तो यहाँ पे x बराबर gt रखने पे समाकलन में इतना के गुण हो, गुणनखंड हो तथा इतना का एक मानक सूत्र बन जाए तो इतना का समाकलन ज्ञान करना सरल हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब प्लस 4 का समाकलन निकालिए। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा है कि जैसे हमने लिखा है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 4 और हमने लिखा dx। अब इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तब। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, ये जो लिखा हुआ है इसी की जगह आप मान लेंगे एक नया कोई क्वांटिटी। जैसे हमने माना एक्स क्यूब प्लस 4 बराबर टी। अब इसको डिफरेंशिएट करिए दोनों को x के रिस्पेक्ट में।
अब इसका इंटीग्रेशन आप कहेंगे 3x² बराबर dt/dx, इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब चूंकि हमको यहाँ पे x² और क्या दिख रहा है dx, तो 3 को इधर भेज दीजिए तो आप लिखेंगे x² dx बराबर 1/3 dt। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारा नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t dt। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फार्मूले पे, मानक सूत्र पे आ गया कि नहीं, स्टैंडर्ड फार्मूले पे। अब कास का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, 1/3 इसका हो जाएगा sin t और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैपिटल C जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 sin x³ + 4 अब प्लस कैपिटल C, ये हो जाएगा इसका क्या समाकलन। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक बातों को समझ रहे होंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत? चलिए अगर कहिए इसको एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ sin x, या इसको हटाइए, आपको हमने लिखा tan x इंटू sec² x dx। हमने कहा कि इसकी वैल्यू बताइए, इसका मान बताइए। तो आप देख रहे हैं इसको आप डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते। ठीक, तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ेगा। हमको पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, वो sec² x होता है। तो हम लोग यहां पे मान लेंगे कि माना tan x = एक नई क्वांटिटी t। अब दोनों को x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए। tan x का डिफरेंशिएशन हर बच्चा जानता है, sec² x बराबर क्या हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ पे dx को इधर रख दीजिए, इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब ये देखिए हमारा जो अब इन नया समीकरण क्या हो जाएगा, नाउ न्यू इक्वेशन, ये हो जाएगा t dt। अब t का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, इसकी पावर 1 है, एक बढ़ा दीजिए 2/2 और एक कांस्टेंट c। t बराबर आपने यानी 1/2, t बराबर आपने माना था tan x, तो tan x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक, उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करेंगे आप यहां तक समझ गए। ठीक, चलिए आइए अब प्रतिस्थापन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आप प्रतिस्थापन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में देखिए। जैसे कह रहा है आपका tan x है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, आप कहेंगे log sec x। अगर आप cos के टर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस का log mod ऑफ cos x प्लस c। अगर आपका cot x लिखा है तो ये log mod ऑफ sin x। अगर sec x का तो log sec x प्लस tan x हो जाएगा, और cosec x का तो log cosec x माइनस cot x, इसके बीच में माइनस लगेगा। ठीक, तो ये आप इसका ये समझ गए। अगर लिखा है 1/x² माइनस a², अगर वेरिएबल में से कांस्टेंट को घटा रहा है तो 1/2a तो आएगा ही, इनका फैक्टर आप करेंगे तो कहेंगे कि x माइनस a और x प्लस a, ये हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c हो जाएगा। अगर यही उल्टा लिख दिया है, a² माइनस x² लिख दिया प्यारे बच्चों, तो 1/2a दोनों में रहेगा, ये तो कॉमन है, log भी रहेगा कॉमन। अब इसका फैक्टर कर देंगे तो आप कहेंगे सर a प्लस एक्स इंटू हो जाएगा a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a प्लस एक्स ये ऊपर हो जाएगा और a माइनस एक्स नीचे हो जाएगा। ठीक, चलिए dx अपॉन √x² माइनस a² लिखा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा log, ये जो x² लिखा है इसका स्क्वायर रूट पहले लिखेंगे, प्लस करके ये जो लिखा है इसी को उतार देंगे। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तब भी वही सेम है, log 1/√x² प्लस a² है, तो इसको आप लिखेंगे log, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। देखिए टेक्निक बता रहे हैं कैसे दिमाग में रखेंगे, ये जो लिखा है इसी को प्लस करके लिख दीजिए, 1/x² प्लस a², तो 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a,
1/√a² - इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स x/a। ठीक, अगर प्यारे बच्चों इसको काट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो -1/a ये हो जाएगा cot इनवर्स x/a प्लस c। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कोसेक के फॉर्म में तो इसको आप लिख सकते हैं -1/a, ये लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ हम लोगों को जो प्रतिस्थापन जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसके इस टाइप के फार्मूला को कैसे, जैसे ए लिखा है tan x, तो आप जानते हैं tan x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब cos x बराबर अगर आपने t मान लिया तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का dt अपॉन t, और ये हो जाएगा माइनस का log mod ऑफ cos x प्लस c। काश को प्यारे अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस c। इसी को आप लिख सकते हैं log इनवर्स मतलब पूरे का इनवर्स, ठीक है, ये पूरे का इनवर्स, ये हो जाएगा 1/cos x यानी कि sec x और प्लस का मॉड प्लस c। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्ट कहाँ आया है, आपने इसको सबसे पहले प्रतिस्थापित विधि द्वारा ही फार्मूला निकाल पाए। ठीक, चलिए ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर इसको प्यारे बच्चों निकालना है, डिराइव करना है तो आप यहाँ पे x बराबर a sec थीटा पुट करिएगा। अगर इसको निकालना है तो आप यहाँ पे x बराबर a sin थीटा पुट करेंगे। अगर आपको इसको निकालना है तो यहाँ पे x बराबर a sec थीटा पुट करेंगे। अगर प्यारे बच्चों इस फार्मूला को निकालना है तो x बराबर a tan थीटा आपको प्रूफ पुट करना पड़ेगा। अगर आपको इसको निकालना है तो आप यहाँ पे x बराबर a tan थीटा पुट करना पड़ेगा, और आपको इसको निकालना है तो यहाँ पे x बराबर a sin थीटा पुट करना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें आपको पुट करना पड़ेगा, यानी रखना पड़ेगा। और आपका फार्मूला डिराइव होके जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने फार्मूलों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने और समझाने का प्रयास किया है। तो इस सारे फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप समाकलन को के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका बोर्ड का जो एग्जाम है बहुत ही करीब है। तो रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखे होंगे कि हमने फार्मूलों को कैसे याद करना है उसके बारे में आपको डिस्कस किया, कैसे उसको कनेक्ट किया। कनेक्टिविटी आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बिना कनेक्टिविटी के आप सारे फार्मूले याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, ताकि उससे क्या होता है, इंस्टीट्यूट, एक संस्था और एक टीचर मोटिवेट होते हैं। जैसे आपको भी कोई मोटिवेट करता है, जैसे वीडियो के माध्यम से आप भी मोटिवेट होते हैं, आपके अंदर भी जुनून पैदा होता है कि नहीं हमको बेहतर करना है, मैथ में अच्छा करना है, बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा करना है। तो ठीक है, तो आप अपने कमेंट को जरूर मेंशन करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।